अपनी विस्तारवादी नीति के चलते हमेशा सीमा पर विवाद करने वाले चीन के होश ठिकाने आने लगे हैं। चीन अब भारत से दोस्ती करना चाहता है। चीन समझ गया है कि भारत से दुश्मनी उसके लिए किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ का जो खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा है, इससे उसके होश फाख्ता हैं। भारत सरकार ने उसे हर मोर्चे पर ऐसा घेरा कि अब तक उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। करीब 10 महीने के तनाव के बाद पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो लेक इलाके से चीनी और भारतीय सैनिकों की वापसी हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने की चीनी चाल आखिरकार नाकाम हुई। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने में लगातार आनाकानी करता रहा, लेकिन वो अब समझ गया है कि एलएसी का ये तनाव उसकी जेब पर भी भारी पड़ने लगा है और उसे पीछे हटते देर नहीं लगी। डिसएंगेजमेंट पर सहमति होते ही चीन जिस तरह से तेजी से पीछे हटा, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चीन अब भारत से दोस्ती के लिए तरस रहा है। वो चाहता है कि हर हाल में भारत से संबंध अच्छे हो जाएं। आखिर चीन का हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले तक युद्ध पर आमादा चीन अचानक दोस्ती के लिए क्यों तरस रहा है? इन सभी सवालों की करेंगे पड़ताल। बस आप बने रहिए हमारे साथ। शक नहीं, भरोसा चाहिए। दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहिए। दोस्ती से ही सुलझेगा सीमा विवाद। भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद ही सब कुछ नहीं। लगातार चालबाजी करने वाले चीन की ये नई भाषा है। एक बार भी भरोसा नहीं होता, लेकिन ये सच्चाई है कि चीन एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने लगा है। अभी हाल तक पूर्वी लद्दाख में एक के बाद एक चालबाजी करने वाला चीन अब भारत के साथ दोस्ती के लिए छटपटा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और बेहतर संबंधों की जोरदार वकालत की है। हालांकि पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि पेंगोंग लेक इलाके से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन जोर देकर कहा कि दोनों ही देश दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों को ही आपसी शक को खत्म करना चाहिए। जाहिर है कि चीन के रुख में एक नए बदलाव का संकेत है, लेकिन चीन को ये समझना होगा कि हमेशा तनाव उसकी ओर से ही शुरू होता है। पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव उसी ने किया था। गलवान घाटी में भी धोखे से भारतीय जवानों पर उसने हमला किया। वांग का यह बयान उस वक्त आया है जब कमांडर लेवल की मीटिंग होने के बाद दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को हटाने के लिए राजी हुए और तनाव कम हुआ। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति पर लौटने की प्रक्रिया को दोनों देशों के रिश्तों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं कि इसी प्रकार बाकी सीमा विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओई से मिले और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से सैनिक हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चीन से कहा। भारतीय राजदूत ने कहा कि इससे सीमा पर शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। दोनों ही देशों के संबंध भी मजबूत होंगे। चीनी सैनिकों की वापसी का ये वीडियो 10 महीने से चल रहे उस गतिरोध के खत्म होने का है जिसने भारत चीन के संबंधों में और कड़वाहट घोल दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की चीन की साजिश उसकी उसी हड़प नीति का हिस्सा है जिसकी वजह से 1962 में जंग हुई थी। फिलहाल गतिरोध दूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाद सुलझ गया है। फिलहाल भारत ये चाहता है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जल्द से जल्द यथास्थिति बहाल हो और एलएसी पर तनाव के दूसरे पॉइंट्स पर भी बातचीत के जरिए गतिरोध दूर किया जाए। चीन एक ऐसा देश है जिसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए चीनी विदेश मंत्री भले ही दोस्ती और संबंध मजबूत करने की बात कर रहे हों, लेकिन धोखेबाजी का चीन का इतिहास बहुत पुराना रहा है और इसीलिए भारत पूरी सतर्कता के साथ ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेगा।
साल 1962 ये वो साल था जब चीन ने दगाबाजी का खंजर घोंपा था। एक तरफ हिंदुस्तान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन हिंदुस्तान के खिलाफ धोखे की बिसात बिछा रहा था। 1958 में उसने अक्साई चीन को काराकोरम और पीओके से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की शुरुआत की। भारत ने आपत्ति की तो चीन ने 1914 की उस मैकमोहन लाइन को ही मानने से इनकार कर दिया, जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच समझौते के बाद तय हुई थी। चीन एक तरफ अक्साई चीन के गलवान घाटी और पैंगोंग लेक में घुसता जा रहा था, तो दूसरी तरफ वो अरुणाचल पर भी कब्जा करना चाह रहा था। बात बिगड़ती गई और 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हो गया। चीन ने लद्दाख और मैकमोहन लाइन के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा जमाया, अरुणाचल में घुसपैठ कर ली। अरुणाचल की स्थिति चीन के खिलाफ थी, लिहाजा वहां से वो हट गया। गलवान घाटी और आधे से ज्यादा पैंगोंग लेक पर चीन का कब्जा बना रहा। 20 नवंबर 1962 को युद्ध रोके जाने के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां और जिस स्थिति में थीं, वहीं थम गईं और इसी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC अस्तित्व में आया। LAC भारत और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को अलग करती है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से गुजरती है। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा चीन ने अक्साई चीन में भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत इस पर चीनी दावे को खारिज करता है। धोखेबाज चीन अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाने के लिए भी झूठे दावे करता रहता है। वैसे वो सिक्किम के पास नाथुला दर्रे को लेकर भी विवाद खड़ा करता रहा है। भारत तिब्बत बॉर्डर पर चीन की तरफ से थोपी गई LAC को नहीं मानता। हमारे लिए आज भी 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन ही असली सीमा है। लेकिन ये भी सच है कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिलहाल LAC के अलावा विकल्प भी नहीं है। लेकिन असली समस्या तो ये है कि चीन इस LAC से भी छेड़छाड़ की कोशिश करता रहता है। चीन का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि भारत से पंगा लेकर चीन को अब तक अरबों डॉलर के फटके लग चुके हैं और इसीलिए उसके होश ठिकाने आ गए हैं। 15 जून 2020 यही वो तारीख है जिसका बदला लेने के लिए भारत ने चीन पर ऐसा आर्थिक हमला किया कि चीन के होश फाख्ता हो गए। भारत में चीनी सामान का बहिष्कार शुरू हुआ तो कई चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। 2020-21 में भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार में 32.46% की गिरावट आई। सारे व्यापारिक माल के आयात की बात करें तो इसमें जबरदस्त 47.9% की कमी आई है। वैसे अप्रैल से जुलाई के बीच चीन को भारत का निर्यात 30.7% बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल निर्यात में 30% की गिरावट आई है। अप्रैल को छोड़ दें तो चीन को भारत का निर्यात हर महीने बढ़ा है। दरअसल भारत चीन के व्यापार में चीन ही हमेशा फायदे में रहता था। चीन से हम जो सामान मंगाते थे उसके मुकाबले बहुत कम सामान चीन भेजते थे, लेकिन चीनी सामानों के बहिष्कार से ये सिलसिला उल्टा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 49 अरब डॉलर था, लेकिन अब इसमें कमी आने की संभावना है। केवल द्विपक्षीय कारोबार में ही गिरावट नहीं आई, बल्कि चीन को सबक सिखाने के लिए कई चीनी कंपनियों पर भी नकेल कसी गई। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया। BSNL ने नेटवर्क अपडेट में चीनी कंपनी हुवेई के उपकरण का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। बिजली मंत्रालय ने चीन से पावर सप्लाई सिस्टम आयात नहीं करने का भी फैसला किया। यही नहीं, डिजिटल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी सरकार का एक ऐसा दांव था जिसने चीन को चित कर दिया। भारत सरकार ने कुल 267 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी एक बार में नहीं लगी, लेकिन इन पाबंदियों से चीन हिल गया, क्योंकि उसमें टिकटॉक, PUBG समेत कई लोकप्रिय ऐप थे। इससे चीन को अरबों डॉलर का झटका लगा। अभी हाल ही में सरकार ने इनमें से 59 ऐप पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी। स्थायी पाबंदी का मतलब है अगर बाकी ऐप को अनुमति देने पर पुनर्विचार होता भी है तो उन 59 ऐप पर दोबारा भारत में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इनमें उल्लेखनीय ऐप हैं टिकटॉक, हेलो, वीचैट, UC ब्राउजर, UC न्यूज, क्लब फैक्ट्री, वीगो लाइव, क्लैश ऑफ किंग्स, कैम स्कैनर,
ऐप पर पाबंदी को लेकर चीन पहले से ही परेशान था। उनसेट ऐप पर अस्थायी रोक से वो और बौखला उठा। दरअसल शुरुआती बैन के बाद इन कंपनियों को नोटिस भेजे गए थे। इन ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा था, लेकिन कंपनियां इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं, जिसके बाद अस्थायी पाबंदी को स्थायी पाबंदी में तब्दील कर दिया गया। चीन समझ चुका है इन नुकसान से बचना है तो भारत से संबंध सुधारने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है।